2a gives x, ये फास्ट, x plus b gives y, ये स्लो, मतलब dx by dt is equals to kx into b की concentration what y plus b gives product. ओवरऑल रिएक्शन बन गई 2a gives product, है ना? तो ना मुझे x चाहिए ना मुझे b चाहिए, ना सर मुझे 2a plus 2b नहीं बनेगा? 2b नहीं होना चाहिए, क्या 2a plus 2b। अच्छा चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना? नो सर। देखो अगर b बन रहा है तो भी जो है तुम्हारे पास तो ऑप्शन तो एक ही बचा, आंसर क्या फर्स्ट है? एडिशन में 2a plus 2b आएगा। पहले ये बताओ आंसर फर्स्ट नहीं, अच्छा फिर तो मैं गलत समझ गया, मुझे लगा कि जब ए के टर्म में ही बताना है तो फिर पहला आंसर ही आ सकता है, दूसरा तो कोई आ ही नहीं सकता, सब में तो बी प्रेजेंट है। चलो 1 by 1 चालू करो, किसको हटाना है यहाँ से, एक्स को? x को हटा दो, वाई को पहले हटाते हैं, x को हटा दो पहले। चलो दोनों इक्वेशन बताओ, पहले वाली बताओ दूसरी वाली बताओ, के लिखते हैं, के इक्वल टू x upon x a स्क्वायर, a की concentration का square y into b। yes sir। यहाँ से क्या निकाल लें? यहाँ से b बी इक्वल टू प्रोडक्ट upon y into k। उल्टा, अपॉन के 1 by yes sir। p की concentration upon y into k हो जाएगा। yes sir। दूसरी इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा x अपॉन a का a की कंसंट्रेशन का होल a स्क्वायर। स्क्वायर, यहाँ से x निकाल लो, फिर k इंटू a की कंसंट्रेशन का होल a स्क्वायर, into a का स्क्वायर, फिर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इंटू 1 बाई k k2 p की कंसंट्रेशन अपॉन y। सर x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, k जो है तुमको ए और बी के टर्म में दिए गए थे, जी, तो बी अगर हम ना पुट करें तो देखें क्या बनता है। ठीक। वैसे उससे आंसर आ गया फिर।
फर्स्ट वाले एक्स बी की पावर 1 में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जब हम। यही हो गया। ए की पावर 2 बी की पावर 1 ऑप्शन फोर्थ। हाँ जी। मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं नहीं थी। सर जी, ये थर्ड वाले का मतलब क्या हो गया, मतलब कि वैसे ही डाली है इन्होंने y प्लस पता बी। नहीं क्यों डाला। कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन पूरा करने के लिए डाला होगा ना। हम्म। सर हाँ एक बार हमने जो इन्वर्जन वाली रिएक्शन है वो दिखा दोगे? शायद मैंने उसका गलत लिख रखा है, मेरे को चेक करना है। अच्छा, ये क्या डाउट है? ये डाउट कल तुम थे उदय? हाँ नेट थोड़ा मतलब वीक चल रहा था, क्लास में तो था। ठीक है। कल जो लोग नहीं थे क्लास में उनका कुछ पार्ट छूट गया है, वो बता दें कि नहीं थे, क्या था। पेज नंबर 108 पे आना। ये था। ये हमारे मैच तो नहीं कर रहा मॉड्यूल के क्वेश्चन से जो हमने K1 की वैल्यू निकाल लिया है। क्यों? R इन्फिनिटी माइनस R नॉट उसने उल्टा दिया हुआ है। तो यही तो बात आई थी। आर इनफाइनाइट कैसा है? माइनस में ना। तो उसने वैल्यू को मतलब इंक्लूड कर लिया -52.7 को। और क्या? ठीक है, मतलब मेरे को लगा ये वैल्यू वैसी दे रखी है पॉजिटिव में। नहीं। चलें साहब आगे। सर हाँ, फिर से बोलो। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप। गुड मॉर्निंग चित्ता। Are the equivalent conductance at infinite dilution for BaCl2 H2SO4 HCl respectively? The equivalent ये भाई ये conductance कहा था, एक बार कंफर्म कर लेना जिसका आंसर मैं कह रही थी गलत है। अच्छा, तो इसका चलो फर्स्ट ही आएगा ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। बताओ भाई। ये कह रहे हैं कि BaCl2 का कितना है? X है। H2SO4 का कितना है? वाई है। और HCl का कितना है? जेड है। हमें BaSO4 का निकालना है। ये और SO4 X प्लस वाई माइनस जेड करेंगे, नहीं आएगा, तो 2Z करना पड़ेगा। इसको 2 से अच्छा, मल्टीप्लाई कर दें। तो मतलब लेकिन हमें दी तो इक्विवेलेंट हुई है। वैसे ही बुकलेट में क्वेश्चन था उसमें तो डायरेक्टली ऐड किया था। इक्विवेलेंट है। ओके 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 ओके। हाँ, ऊपर भी इक्विवेलेंट है। लेकिन आयन
सर अभी तक क्या करा दिया? अभी कुछ नहीं कराया। H2SO4 का दिया हुआ है, हाँ जी। आयन का इक्विवेलेंट थोड़े ना दिया हुआ है। रिएक्शन ही नहीं बैलेंस होगी। हम्म। बैलेंसिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना इसको। तो मतलब 2Z ले हम अब, चाहे इक्विवेलेंट दिया हो। दिए ना, H+ की थोड़े ना दिए, आयन की दे देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक क्वेश्चन है। में अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड SO4 लिख देते, Ba2+ लिख देते, कोई चिंता ही नहीं थी। ठीक अब है। आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की दोगे तो फिर जो है उसमें बैलेंसिंग में उसका H+ तो कट करना पड़ेगा ना, हम्म। तो 2Z लेना पड़ेगा। इक्विवेलेंट होता तो हम क्यों नहीं लेते? ना फिर तो ऐड कर देते सीधे। दूसरा और है एक बार इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है? कैथोड से एनोड, अगर कैथोड नेगेटिव होती है क्योंकि उसमें यहाँ ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन हो रही है, वहां इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है आपने। अच्छा, तो फिर अंदर से जाएगा उधर की तरफ। हाँ, वो तो आयन के फॉर्म में इधर जाएगा। तो इस सप्लाई या इंटरनल सप्लाई? कैथोड से एनोड की तरफ इंटरनल सप्लाई में। आंसर सेकंड दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रॉन पूछा है उसने। आयन यहाँ तो आयन लेके जा रहा है ना चार्ज। इंटरनल सप्लाई में कौन ट्रांसफर कर रहा है चार्ज को? आयन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, क्या करके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो वो वायर के थ्रू जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो फिर मतलब इसमें ये आंसर सही है। आंसर तो वैसे एनोड टू कैथोड, यही तो मैं कह रही थी आपको स्टार्टिंग में। ये कहाँ है? लीप का क्वेश्चन है ये, 70th क्वेश्चन। गड़बड़ हो सकती है। एनोड टू कैथोड, एक्सटर्नल सप्लाई में एनोड टू कैथोड मानना चाहिए ना। हाँ, तो एक्सटर्नल सप्लाई मतलब जो ऊपर बैटरी लगी हुई है वही है। हाँ, वायर में। इंटरनल मतलब सॉल्यूशन से। हाँ, ऐसे तो एक कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन और इंटरनल सप्लाई एक ही बात हो गई। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम है मतलब। हाँ, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा ना, हाँ, आयन ही जा रहा है। चार्ज पार्टिकल जा रहा। ठीक है, फिर ठीक मैं फोर्थ लेके चलूं। ठीक 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 ठीक। सर एक क्वेश्चन भेजा है। अब पढ़ाएं कि पढ़ा दो, मैं चला पढ़ाने? लास्ट में पूछ लो।
आ गए सब लोग, जब तक वो तो मैं तब तक इंतजार कर रहा था। NO प्लस NO, चलो बता दो जरा फटाफट सभी लोग। एग्जाम्पल 6 पूछा है तुमने ना? सर आंसर तो निकल गया इसका। हाँ सर ये रिएक्शन में थे K-1 और इन रैपिड इक्विलिब्रियम, ये बता दो थोड़ा। क्या? इन रैपिड इक्विलिब्रियम बड़ी तेजी से N2O2 बन जाता है। वही, और नीचे ये K1 और K-1 क्या लिखा है? रिवर्स में K1 को ही माइनस कह दिया उसने, रेसिप्रोकल ऑफ K1। अच्छा, ठीक है। फॉरवर्ड के जाने के रिवर्स लास्ट रिएक्शन का K जो है उसने रिवर्स कर दिया। ठीक, बाकी क्लास के बाद पूछ लूंगा। ठीक, चलो भाई, कहाँ टॉपिक? रेडियो एक्टिविटी में क्लासिफिकेशन करनी है। बताओ फिर। फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया आपने? सबसे पहले चार, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल। दूसरा मास बेस्ड, क्लासिफिकेशन में चार्ज बेस वाले में तो हमें एग्जांपल दिख रहे हैं ना? यस सर। मास बेस्ड क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन, मैंने कहा था पढ़ के आना, जो आता हो बताते जाना मेरे साथ साथ। बेस्ड ऑन मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल इज कंपेयर्ड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेजॉन पार्टिकल, मेजॉन पार्टिकल में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था किसने डिस्कवर किया? जापानीज साइंटिस्ट है, और इनका स्टूडेंट था एंडरसन। उसने क्लासिफिकेशन को और एक्सटेंड आउट किया। हाँ मन्नत? हो गया सर। ठीक ठीक ठीक। तो मेजॉन पार्टिकल्स का ना उसने क्लासिफिकेशन दिया, बहुत सारे मेजॉन पार्टिकल्स बताए। तो उनके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपने कहा कि एल मेजॉन होता है, के मेजॉन होता है, एच मेजॉन होता है, एल मेजॉन और कॉल्ड लोअर मेजॉन। In the K meson, just like kappa particle. कप्पा पार्टिकल। H meson are called hyperons.
246 times heavier. इसको कह सकते हैं 600 टाइम्स। सारे है तो एक ही फंडामेंटल पार्टिकल ना, मीजोन के टाइप्स हैं मतलब कोई हाँ अलग। हाँ हाँ बिल्कुल। Yes, sir. ये 1902, अब इतना स्पेसिफाइड मैं नहीं लिखा रहा कि वो जो है 446 से लेकर के 800 600 कितने से 400 कितना भूल गया मैं। बात समझ गए क्या? Yes, sir. यस सर। तो जो चीजें क्वेश्चंस में नहीं आती हैं फिर वो धीमे 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 डाटा रिलीज मतलब डिलीट होता चला जाता है दिमाग से। तो वो डाटा मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं रह गया कि 600 से 800 के बीच में रेंज क्या थी। आप लिखना चाहो तो 600 टू 800 लिख लो। ऊपर वाले में भी 246 से शायद 284 गुना भारी था वो। तो अप्रॉक्स वैल्यू समझ लो कि ऊपर टू। अब आप देखो 1900 टाइम्स वाले की वजह से ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स हैवियर है। याद आई वो बात? हाँ जी। एक फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइम्स प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। वो कारण यही था कि हमने मास बेस्ड क्लासिफिकेशन रखा ही इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे, तो उसने यहाँ से क्वेश्चन उठा के वहां डाल दिया। वो अभी भी चला जा रहा है। क्या यस अभी कर रहे हैं। नो कर लीजिए। तो जो ये 246 टाइम्स हैवियर वाले बता रहे हो ना आप, इसी में लोअर मेजॉन्स में भी अगर मैं अलग अलग बात करूं तो इसी में आते हैं म्यूऑन, पाइऑन्स, थे पाई मेजॉन। C is responsible for strong nuclear forces. हाँ म्यू मेजॉन, पाई मेजॉन, ये थे पाई मेजॉन। इसी पाई मेजॉन के अंदर फिर आपने कहा पाई प्लस, पाई नॉट एंड पाई जीरो, पाई बिहाफ, चार्ज के बिहाफ पे। चार्ज के। पिछली बार उधर ने कहा था सर आप बहुत तेज चल रहे हो, आज आज बता देना तेज हो जाए तो धीमा कर लेंगे। उस सही दिन है। तेज थे, अब ठीक है। डन सर। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि मेजॉन पार्टिकल्स में पाइऑन्स की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूं कि पाइऑन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो उसने कहा कि साहब इनके ट्रांसफरेंस से प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और इस इंटर कन्वर्जन में उनके बीच में जो ट्रांसफरेंस होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। मतलब यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जिसकी वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जो आपने बताया था कल। बिल्कुल, ये जो है these are responsible. For generation of nuclear forces. नोट हो जाए बताना। हो गया सर। सर हो गया। तीसरा क्लासिफिकेशन स्पिन बेस्ड। स्पिन बेस्ड क्लास। हाफ स्पिन और फुल स्पिन। हाँ प्राचिता बोलते रहो, अच्छा है, ये तो मैंने पढ़ा ही था बिल्कुल। हाफ स्पिन में फर्मियॉन्स और फुल स्पिन में बोसॉन। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक को कहते हैं फर्मी डायरेक्ट, तो जो फर्मी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पे लाई करते थे उनको हम फर्मियॉन्स कहते थे। ऑन्स मतलब तो समझ ही रहे हो पार्टिकल्स से, तो हमने जो है उनको फर्मी डायरेक्ट वाले को फर्मियॉन्स बोल दिया और बोस आइंस्टीन वाले को बोसॉन्स बोल दिया। Mainly bosons are used for balancing of the mass एनर्जी। and energy. Used for mass and energy balancing. सर वो कैसे है? अब भाई आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, जिसका मास थोड़ा फर्क आएगा। अब मास तो उसका कम हो गया, बढ़ गया है, Yes, sir. तो अब वो मास बैलेंसिंग कैसे करोगे? चार्ज बैलेंसिंग तो तुमने कर दी कि हमने एक बीटा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना? Yes, sir, तो ये यस सर। तो साथ में आपको न्यूट्रिनो को यूज करना पड़ रहा है ना। न्यूट्रिनो मतलब एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो आप यूज कर रहे हैं फुल स्पिन पार्टिकल। पार्टिकल वहां पे क्या कर रहा है? मास और एनर्जी की बैलेंसिंग के लिए यूज हो रहा है। ओके सर। इसी बात को समझने के लिए आपको मुझे फिर और आगे ले जाना पड़ेगा, और वो और आगे का मतलब हुआ कि आप मुझे क्या बता दो, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट सुना है तुम लोगों ने, पढ़ा है? इसके अंदर शॉर्ट की मास डिफेक्ट वो स्पीड ऑफ लाइट से जो पार्टिकल चलता है। अच्छा लगा तुम्हारी बात सुन के। देखो ये ना अच्छा क्यों लगा, क्योंकि तुम प्रैक्टिकली खुद अप्लाई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। गुड बेटा, लेकिन वो मास डिफेक्ट नहीं था जो क्रिस्टल में पढ़ा था हमने, ये न्यूक्लियस वाला मास डिफेक्ट है। सुना है? नहीं। आप कह रहे हो कि मेरे पास ऑक्सीजन, इसी से तुम जिंदा है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। ऑक्सीजन एटम है यार। कुछ क्लास से ना तुम लोग बड़े स्लो हो गए हो, मतलब बोलना बहुत कम हो गया है। इससे पता है सीधा वही पुराना पिछले साल वाला डर लग रहा है कि सब बैठ के अपना चाय नाश्ता चल रहा है।
तो मैं भी वीडियो बंद कर लेता हूँ, आराम से चाय पीता रहता हूँ, बीच बीच में रिस्पांस दे दिया करूंगा। क्यों? यस सर। ठीक है, एग्रीड? नो सर। नो सर। और एक ने कहा यस सर, बिल्कुल। आप भी चाय मंगाओ, हम तो पी रहे हैं, आप भी पियो। भाई देखो, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, तो पहले ही खत्म हो गया था कि नहीं, आप दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे भैया। तुम भी बोलते रहो साथ साथ, तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे निगेटिव सेंस आ रहा है कि तुम आराम से फ्रूट चाट खा रहे हो और हम यहाँ बैठे हुए हैं चिल्ला रहे हैं। चालू हो जाओ, थोड़ा इनिशिएशन लो तब मैं चलूं। ये अपनी रेडियो एक्टिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए 16 से 18 में। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मास निकाल दो, एक्चुअल मास कितना है उदय इसका? 16 ही तो है। अरे भाई, कैलकुलेटेड मास 16 दिख रहा आपको? 8 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये एकदम सही बात है। 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब 1.007 अगर पड़ेगा तो बहुत ज्यादा मैं स्पेसिफाइड तुमको वैल्यू निकाल के दिखाने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बात समझाने चल रहा हूँ। तो 8 सतह 56 मतलब 1.056, 8.056 आया ना? यस सर। किसके लिए? प्रोटॉन वाले के लिए। और न्यूट्रॉन वाले के लिए कितने? वो भी 8 थे, 1.008 ले लो, भले 846 था, तो 8 64 हो गया। 64। कितने जीरो आ गया के पास? 11, 1 सर 2 आ जाएगा Zero. तो 2 आएगा 16। ये पता है 15.94 समथिंग जो है आया था, तुमने उसको राउंड ऑफ करके 16 लिख रखा है एक्चुअल वेट। 99। चलो 16 ही मान लो यार, जब हम बिल्कुल रफ कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं। तुम एक बात बताओ, ये 0.120 AMU कहाँ ले गए? रेडिएट हो गया। कहाँ हो गया? सराउंडिंग में। क्यों हो गया? एनर्जी के फॉर्म में, ड्यू टू अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो सब लोग, जल्दी जल्दी चलो, कितना अच्छा लग रहा है, फटाफट मेरा काम खत्म हो रहा है, इसीलिए तो मैंने टोका था थोड़ी देर पहले। अगर 16 भी मान लें, अपना कैलकुलेटेड डाटा दो, तो 0.120 AMU का M इंटू 931.5 MEV। ये MEV क्या है भाई? 10⁻⁻⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा, मेगा है ना? हाँ, Yes. 10 की पावर 6 वाला। ठीक है, अच्छा बताया। सर अगर हम मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से भी थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा मास में। आया था, लेकिन वो कैलकुलेशन से बाहर के हो गया, क्योंकि बहुत छोटा था। नहीं, फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन भी काउंट किए गए, बाद में कैंसिल हुआ, वो थ्योरी हमारे पास है ही नहीं। आना BSc MSc करके तब बताएंगे। ओके। मेरी बैलेंस शीट ठीक है, एक एक पैसे का हिसाब है मेरे पास, लेकिन रफ कैलकुलेशन में अपन क्या कहते हैं, तो तुमको 10,000 दिए तो थे, क्या हुआ, क्या खत्म हो गए? या जल्दी खत्म हो गए यार, चलो 4 की फिर 10 ले लो, ऐसी बात होती ना घर में। यस सर। लेकिन अगर आप जो है मेरे से पूछोगे तो मैं आपको एक एक पैसे का हिसाब दे दूंगा कि भाई ये यहाँ गया था, ये यहाँ गया था। तो वैसे ही आपके कोर्स मटेरियल को अगर आप देखेंगे तो आपको एक भी 0.0000 MU तक ले जाके आपको बताऊंगा कि साहब ये यहाँ गया था। ओके सर।
बाइंडिंग एनर्जी की लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी तो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए होती है। तो और क्या ये इसने रिलीज की है इतनी, तो वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। वापस दे दोगे न्यूक्लियस टूट जाएगा, सारे जो है अलग हो जाएंगे फंडामेंटल पार्टिकल। और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हमारी रेस की फॉर्म में निकली होगी। अब वो तुम जानो, हीट के फॉर्म में निकली कि रेस के फॉर्म में निकली कि लाइट के फॉर्म में निकली। अगर रेडियो एक्टिव होगा तो रेडिएट ही होगी। अभी ये रेडियोएक्टिव नहीं है भाई, स्टेबल है मैक। जब न्यूक्लियस बना था इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से, तब उसने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी थी। ओके सर। अगर इतनी एनर्जी वापस दे दोगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स में अलग अलग हो जाएगा। निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, वहीं से निकालिए। 1 mu इक्वल टू निकाल लो। 1 mu का मास डिफेक्ट आता है तो 931.5 MeV आती है। अरे 931 कहाँ से आया? अरे मल्टीप्लाई करके। ठीक है। मास डिफेक्ट समझ में आ गया? बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ गई? यस सर। तो कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, पहले हम ना टोटल बाइंडिंग एनर्जी को देखते थे, फिर समझते थे कि बहुत अच्छा है। बाद में पता लगा नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो यार। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। समझ गए क्या? मतलब अभी हम न्यूक्लियस की देख रहे थे, अब हम न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियन पे देख रहे हैं। एक, हाँ बिल्कुल। 60 बाइंडिंग एनर्जी आई थी, तो हमें पता लगे कि एक न्यूक्लियन की कितनी है। न्यूक्लियन मतलब समझते हो? प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी जा रही है, अगर वो ज्यादा होगी तो फिर न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होगा। एट से डिवाइड नहीं करेंगे इसको? 16 से करेंगे। न्यूक्लियॉन्स कितने हैं आरजू? सर न्यूक्लियस तो 16 है टोटल में, है ना सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के है वो तो हमें बेटा तो एक पेयर की निकालनी है सर। सुनो ना, पहले जो टोटल एनर्जी निकाली थी वो टोटल सबकी मिला के निकाली थी कि प्रोटॉन की अलग न्यूट्रॉन की अलग निकाली थी? सर सबकी मिला के निकाली थी। तो फिर अब 8 से क्यों डिवाइड करोगे? बाकी 8 कहाँ जाएंगे? पेयर कहाँ पर बोले? मैंने बोले नहीं पेयर, तुमने कहाँ से बना लिया अपने मन में? सर जब न्यूक्लियन बोला है तो उसके अंदर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होंगे। मिस इंटरप्रेट क्यों करते हो बात को? मैंने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बन लिखा तो क्या ये एक पेयर बन गया या टोटल हो गए? सर टोटल हो गए। फिर तुम उसको मिस इंटरप्रेट करके पेयर क्यों बना दिए? ओके सर। हाँ, इसीलिए कहा जाता है डिस्कशन बहुत जरूरी है। मैंने तो लिखा कुछ सोच के और तुमने समझ लिया कुछ और। चलो भाई, हो गया? यस सर। अब इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, N/P रेशियो। क्योंकि इतनी कहानियां आपने बताई लेकिन अभी तक कब निकलेगा, क्यों निकलेगा?
तो n/p रेशियो में आपने एक बेल्ट ऐसे बना दी, धुलवा दिया तो गाड़ी में रखते हो, रहने दो शाम को रहने दो। हाँ थैंक यू। ग्राफ किसके बीच में, न्यूक्लियंस और प्रोटॉन्स के बीच में? एकदम सही। समझ गए क्या? यस सर। ये शेडेड पोर्शन क्या बता रहा है? ये स्टेबिलिटी बेल्ट है। रेशियो इसके बाहर जाने पे रेडिएटिव होगा। इसके बाहर गया तो रेडियोएक्टिव, अंदर रहा तो स्टेबल और पीछे का आया तो इन्होंने कहा ये रेंज क्या है, कहते हैं या तो देखो भाई n/p रेशियो लेस देन 1 हो गया तो अनस्टेबल हो गया, ठीक है ना? यस सर। और अगर n/p रेशियो ग्रेटर देन 1.54 हो गया तो भी अनस्टेबल हो गया। रेडियोएक्टिव हो जाएगा फिर वो रेडियोएक्टिव हो जाएगा। यस सर। तो कब तक रेडिएशन देगा, कहते जब तक वो इस रेंज के अंदर नहीं आ जाएगा। सर रेडियोएक्टिविटी का एक लाख समय में तो हो जाएगा ना, अंत हो जाएगा क्या? तो मतलब एक रेडियोएक्टिव पार्टिकल का तो फिर होएगा खत्म। हाँ इसका हमने मतलब ये पढ़ा है उसके हाफ मतलब जो हाफ लाइफ होती है वो इन्फिनिटी होती है, कभी खत्म ही नहीं होता वो। मैं आपने 1 ग्राम से 0.5 ग्राम की रेडियोएक्टिविटी घटाई तो भैया 0.5 ग्राम स्टेबल न्यूक्लियस बन गए, बाकी बचे 0.5 ग्राम क्या करेंगे? वो भी वो करते नहीं। वो अब आगे चलते रहेंगे। ओके सर। आपने रिएक्शन वेसल में 1 मोल अपना प्रोडक्ट बना लिया तो वो तो प्रोडक्ट बन गए, बट बाकी 0.5 ने अभी प्रोडक्ट नहीं बनाया, ये बात ध्यान देने की है। यस सर। हो गया साहब? नो सर। यस सर। अच्छा हो जाए बताना। सर जी यहाँ पे n और p ये नंबर ऑफ हाँ बिल्कुल। जो हमारे से होते हैं एलिमेंट्स अधिकतर वो तो वही होते हैं ना स्टेबल, हैं जो हमारे होते हैं एलिमेंट्स जितने पढ़ते हैं तो वो होते होंगे ना स्टेबल। हाँ यस। डन सर। मेरे पास अगर n/p रेशियो लेस देन 1 था तो वो क्या करेगा, करना क्या चाहिए उसको? रेडिएट करना चाहिए। भैया क्या रेडिएट करेगा, किस में जाएगा, ये जानना चाहता हूँ। बीटा गामा या हीट थोड़ा समझ के देख के। स्टेबल बनाना चाहेगा खुद को। कहानी सुना रहे हो सब लोग यार, जनरल कहानियां। पहला एस्पेक्ट क्या ऑब्जर्व करूं मैं कि n/p रेशियो लेस देन 1 है, मतलब टारगेट डिसाइड नहीं हुआ पहला। तो प्रोटॉन चेंज होंगे। ये थॉट प्रोसेस जल्दी लेके आइए ना, जनरल एस्पेक्ट मत बताइए। आप क्या चाहते हो, कैसे स्टेबल करोगे? फिर 1 की रेंज में जाना चाहते हो, 1 की रेंज में जाने के लिए आप करोगे क्या? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भाई न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन बढ़ाओगे तो आप कहाँ जाओगे? मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाना आपका टारगेट सेट हुआ पहला। अब जाओगे कैसे? पाई मेजन के थ्रू। पॉजिट्रॉन पाई मेजॉन है तुम्हारे पास महक? नो सर। अंदर जो पाई मेजॉन्स थे इस बैच में जो बच्चे हैं, जो हम लोग हैं, हम सब इतना अपना एफर्ट कर चुके। अब हम अपने आप में थोड़े ना कुछ कर सकते हैं। अब आपको इसमें से कुछ हटाना है या तो बाहर से कुछ लाना है। यस सर। तो हम यहाँ से हटाने की बात अगर करें तो किसको बाहर कर दें? कहते हैं एक पॉजिटिव चार्ज निकाल दो सर इसका, प्रोटॉन का। यस सर। वो पॉजिट्रॉन हो गया। यस सर। न्यूट्रल बना दिया। अब एक बात बताओ यार, मैं मास बेस अब तुमको नहीं पढ़ाने जा रहा, क्योंकि वो मैंने कहा था ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब होती थी तब अपन सारा कुछ पढ़ते थे। अब भैया नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से अब मेरा काम खत्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गई। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, प्रोटॉन में से आप एक पॉजिट्रॉन निकाल भी रहे हो और न्यूट्रॉन बन भी रहा है, तो सामने वाला चिल्लाएगा नहीं कि ये यस सर। प्रोटॉन का मास कम था, न्यूट्रॉन का ज्यादा था, आपने प्रोटॉन से न्यूट्रॉन भी बना लिया, पॉजिट्रॉन को निकाल के बाहर भी भगा दिया। ये कौन सी बैलेंसिंग है यार? ये क्या लिख रहे हो? तो बोसॉन्स की जरूरत पड़ती, जिसको मैं यहाँ कोई मेंशन नहीं कर रहा। तो उधर आप न जाना और न पूछना, न मैं बताने। जो हमारे सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एलिमेंट होते हैं वो ऐसे भी आऊंगा आगे, दूर भाग गए। पहले इस बात को कंप्लीट करो जल्दी से, यहाँ दिमाग लगाओ। यहाँ तो तुम अभी जनरल एस्पेक्ट बता रहे थे, कहते स्टेबल कर लो, हैं? यहाँ स्पेसिफाई करो ना, दिमाग यहाँ लगाओ भाई। नोट हो गया, चलोगे आगे? यस सर। यस। यस सर। दूसरा क्या कर सकते थे? पॉजिटिव, बस चार्ज पे ध्यान रखो सारा। हाँ, मास से तो मतलब रहा नहीं, तो चार्ज फटाफट। प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज दे दो। कहाँ से दूं नेगेटिव चार्ज? एकदम सही बोले, फटाफट जल्दी। इलेक्ट्रॉन देके। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लोगे? इलेक्ट्रॉन सर होते ही हमारे सराउंडिंग में। सही तो। एकदम सही जा रहे हो आप, सब लोग बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। इसको कहते हैं के सेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर खींच लेगा। लेगा एक, इसका कंपनसेशन कौन करेगा भाई? कंपनसेशन क्यों करना है? अच्छा साहब, नीचे इलेक्ट्रॉन गायब कर दोगे, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज बना रहेगा। एम शेल वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर से नहीं तो फिर एम वाला जो है KLMNOPQ टॉप एनर्जी वाला, एल वाला सबसे टॉप वाला जाएगा, ऐसे धीमे धीमे खिसकेगा नीचे आ जाएगा। यस सर। तो ओवरऑल एनर्जी का कंपनसेशन कहाँ हुआ? जो लास्ट शेल होगा। और क्या, स्पेक्ट्रम चालू हो गया भाई। क्वेश्चन तो राइज करेगा ना कि रेडियोएक्टिविटी कहाँ हुई के सेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में? कहते हैं एनर्जी निकली ना, देखो कहाँ निकली, स्पेक्ट्रम वाली एनर्जी बाहर तो आई है। बोलो नहीं समझ में आया? क्या चीज अर्जुन? उसके अंदर कोई भी चीज होती है तो उसका एक रंग होता है, वो रंग इसलिए होता है कि वो स्पेक्ट्रम में जाते रहता है बार बार। हाँ हाँ हाँ, कलर जनरेशन के कई सारे एस्पेक्ट हैं, उनमें से एक एस्पेक्ट तो यही है। ओके सर। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ यार, तुम लोग दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी। अल्फा एमिशन से क्या होगा?
अल्फा एमिशन से N/P रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाएगी। चेक करो, अल्फा एमिशन से क्या होता है वो बताओ। तो स्पेसिफाइड, बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम पिन पॉइंट पे। अल्फा एमिशन में क्या होता है? मास बढ़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, अच्छा, निकलेगा। नहीं, कम होगा। हाँ, कितना कितना कम होगा? 4 AMU। मास में 4 का डिक्रीमेंट, एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट। बाहर एग्जाम्पल दो तो समझ में आए मेरे। चलो, यूरेनियम 235 था, एक अल्फा एमिशन निकाल करा दो, इसमें से क्या बना? 90 और 231 90 थोरियम होता है आरजू। और थोरियम सर। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को अभी नहीं याद होगा, कोई इसीलिए बता रहा हूँ। यूरेनियम से क्या बन गया? थोरियम बन गया। अब Yes, मुझे sir. बताओ कि उसके N/P रेशियो में क्या फर्क आया? घटा, बढ़ा, सेम रहा, क्या रहा? कैलकुलेटर उठा, फटाफट चालू हो जाओ। सर सेम ही रहा है अप्रोक्सीमेटली तो। बैठे हैं हम। सर 2.55 आया और 2.56 आया एक बार। थोरियम में 2.56 और यूरेनियम में 2.55 आया। अच्छा, देखें जरा तुमने क्या निकाल लिया। नहीं सर हमने गलत निकाल लिया, हमने तो फिर मास से डिवाइड कर दिया। इतनी जल्दी में क्यों हूँ? मैं तो वही पूछ रहा हूँ, जल्दी वाला काम बंद करो। अब थोड़ा ना एक्यूरेसी लाओ, परफेक्शन लाओ। मुझे पता है ना। पहले वाला 2.55 है, दूसरे वाला 2.56। चलो, मैं जो बोलता हूँ वो कैलकुलेट कर दो। आंसर बताते जाओ। 143। और गलत मत करना, बताया दे रहा हूँ मैं। वन 141। सर 1.55 और 1.55 ही रहा रेशियो। 1.5। वन 1.5 है, 1.56 ही आ रही है। पहले कितनी आई? 55। और दूसरी कितनी आ रही? 1.56। ये तो बढ़ गई। अल्फा एमिशन क्यों कराया फिर तुमने? कहते ये तो और नुकसान कर रहा है, हमें घटाना था, ये तो बढ़ा रहा है। कहते फिर भी जो है अल्फा एमिशन कहाँ होता है? अकर्ड इन हैवी न्यूक्लियस। समझ गए?
भाई जल्दी हाँ नहीं बोलो, नोट करो, फिर हम आगे चलें। देर लगा रहे हो तुम तो। यस सर। बहुत स्लो मोशन में आराम से चल रहे हो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, दिमाग की भी, बोलने की भी, लिखने की भी। बहुत सारी चीजें अभी बतानी है, लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर मैं इतने सारे लेक्चर कहाँ से लाऊंगा। अल्फा समझ में आ गया? यस सर। खराब किया। खराब किया, ये बात समझ गए ना? यस हाँ जी। कहते हैं फिर भी सर हैवी न्यूक्लियस में अल्फा एमिशन होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो भाई मान लिया, तुम्हारी बात नेचुरल प्रोसेस की तरह मान लिया, बट इसको सुधारने के लिए अब क्या करूं? अब पहले से खराब से और खराब कर रहा है, तो नोट हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो दिमाग लगाओ। बीटा रेस भेज दोगे? बीटा एमिशन कराऊंगा, भेजूंगा नहीं, बीटा एमिशन होगा। बीटा एमिशन से क्या होता है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 1 यूनिट निगेटिव चार्ज का एमिशन मतलब? मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो चार्ज होगा उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। चार्ज क्या होता है जी? मतलब वो जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं। गलत डायरेक्शन में चले गए, सीधा बोलते हैं। कहते हैं हमने मास नंबर और एटॉमिक नंबर का चेंज बताया था, वही बता देते, फिर से दोबारा रिपीट मार देते। तो कहते हैं जब बीटा एमिशन होता है तो एक न्यूट्रॉन ना प्रोटॉन बन जाता है। ठीक है, यस सर। यस। तो साहब क्या समझे? N/P रेशियो क्या होगा? डिग्री। कम होता जाएगा। इसका मतलब एक नोट तो पक्का हो गया कि बीटा एमिशन अपने आप तो हो सकता है, हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट एवरी अल्फा एमिशन इज फॉलोड बाय बीटा। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। यस, देन गामा एमिशन। गामा एमिशन होता है एक्साइटेड स्टेट से एटम को वापस ग्राउंड स्टेट पे लाने के लिए। मतलब अल्फा एटम जाता है हायर एनर्जी स्टेट पे, तो वापस ग्राउंड स्टेट पे कम बैक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गामा एमिशन कराना ही पड़ेगा। प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू कम बैक इन द ग्राउंड स्टेट। तो मास का एमिशन नहीं है, बस अपने आप ही अंदर सब कुछ हो रहा है। सर आपने बीटा एमिशन के बाद क्या लिखा? चल रहा है भाई, अब कितना बताए? एनटीएससी न्यूज़ का है कि सिलेबस आपका बहुत स्लो है, ये चैप्टर होगा 5 में से वीकेंड में जैसे आता है। अगर मैंने वीकेंड विलेज में तो मैंने चेक किया है, उसमें भी तो वही है।
सर एक बार लास्ट में आपने बीटा एमिशन प्लस के है। बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? एवरी अल्फा एमिशन इज फॉलोड बाय, सर बीटा एमिशन के बाद बाय बीटा एमिशन। देन गामा एमिशन। हो गया। यस सर। क्लियर? यस उसका भी क्वेश्चन कहीं इधर उधर घूमते टहलते मिल जाता है यार। सोडी फजान, रसल, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो कहता है कि जब अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन होता है ना, तो जो डॉटर न्यूक्लियाइड होता है वो पेरेंट न्यूक्लियाइड से किधर शिफ्ट होता है? बोलो। सर आपने क्या कहा? भैया जो जहां जो बना वो पेरेंट वाले से किधर होगा, कहां होगा? थोरियम कहां होगा? थोड़ी सी दूर होगा रिपल्शन के कारण। शिफ्टेड टू ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल में बात हो रही है। उसी ग्रुप में रहा है वो तो। अच्छा, एक बार जरा स्टेटमेंट पढ़ो। पीरियड सेम, वो दो आगे पीछे एटॉमिक नंबर तो कम हो रहा है ना, पीछे जाएगा। तो अभी तो लेफ्ट हैंड लिखा यस सर, ऐसे ही बोल रहे थे हम। ग्रुप तो थर्ड ही रहेगा ना उसका। है। टुवर्ड्स द राइट साइड। एडिशनल मैथ की मतलब एक दिक्कत है कि मुझको रेंज पता नहीं, बात को लगातार मैं थोड़ी होता क्योंकि बात मेडिकल का बच्चा है इसलिए। तो पहले बोल रहा कि यहाँ पर आप ये यहाँ करते इस बार नहीं करेंगे। मैंने बोला तो लगा सर मेरे पास आया करके एक्सेप्टमेंट बच्चों की जो थी तो आपको दो दिन करता तो मेरे पास नहीं आएगी। तो मैंने क्या करेंगे ऐसा नहीं तो इस बात की कैसे करेंगे पुरानी लेके देते हैं। Daughter nuclide is shifted one group towards right hand side. पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यस सर, हो गया सर। हो गया?
यस सर। अभी हमारे पास तो आता नहीं है, फिर कभी जो है डिस्कस कर लेंगे। अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक, अब इतना पढ़ के भी आना, तब फिर बाद में बात करेंगे। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, ट्रेसर्स बता दो। ट्रेसर समझते हो? कार्बन डेटिंग, क्या करो? कार्बन की हाफ लाइफ, हैं? मतलब हम देख लेंगे कितना कार्बन कंटेंट कम हो रहा है उस बॉडी में। कौन सा कार्बन? C14। तो वो आया कहाँ से? सर वो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिक। कैसे? कैसे आ गया? से बने हुए हैं तो इसलिए आ गया। तो 14 क्यों आ गया? वो तो 12 होता है। तो वो कन्वर्ट हो गया है ना उसमें। अच्छा, रिएक्टिविटी चालू हो गई अंदर। तो सर नहीं पता, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? और नहीं दे रहा तुम्हारा, मैं क्या करूं? मैं कार्बन डेटिंग नहीं पता नहीं पता सर। भाई। हमने आइसोटोप पढ़ा था, नेचुरल अकरेंस पढ़ा था, नेचुरल एबंडेंस पढ़ा था। तो नेचुरल एबंडेंस के अकॉर्डिंग कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। यस सर। तो कितना कार्बन 12 ले जा रहा है, कार्बन 14 कितना ले जा रहा है? बोलो। और डेटा याद नहीं है। इस रेशियो में कार्बन 12 और कार्बन 14 हमारे अंदर है। तो जब उसकी डेथ होगी, जैसे हमने कहा कि कैलकुलेट द एज ऑफ मम्मी, निकालो कितना। तो ये रेशियो क्या होगा? कार्बन 14 का रेशियो घटने लगेगा, कार्बन 12 का बढ़ने लगेगा। यस सर। तो हम ये बता देंगे कि कितने समय पहले इसकी डेथ हुई। इससे कैसे बताएंगे सर? रेट अगर ऑफ वो रेडिएशन से भी बता सकते हैं, और अमाउंट ऑफ कार्बन 12 कार्बन 14 पता लगा करके तो भी बता देंगे। ओके सर। जैसे एक क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द एज ऑफ मम्मी। if rate of radiation at the time of death is 14 dps and nowadays 7 dps,
and nowadays 7 DPS. T half of carbon 14 कार्बन 14 के टी हाफ कितना है? फाइव 600 ईयर्स। चलो 5600 लिख देते हैं। तो अब ये डीपीएस क्या है? डिसइंटीग्रेशन डीके पर सेकंड। जलई पब्लिक स्कूल। वो कैपिटल में है। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दो और यूनिट नोट कर लो जब डीपीएस पे आ ही गए हो तो 1 BQ ब्रेकल इक्वल टू 1 DPS। और 1 क्यूरी 3 into 10 to the power 10 DPS। ब्रेकल और क्यूरी को तो जानते हो कि नहीं? यस सर। मैरी क्यूरी। हाँ, मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी, आयरीन क्यूरी। किसने? मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी। जी नहीं, मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम पता लगाया। रेडियोएक्टिविटी पता तो लगाई थी ब्रेकल ने, हेनरी ब्रेकल ने। ओके सर। और ये यहाँ पे रख दिया मैंने R0/RT, तो ये आ जाएगा T इक्वल टू 5600। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो उसमें C14 रेडियो एक्टिविटी कम नहीं होती जाती टाइम के साथ? भैया यही तो कहा कि रेडियो एक्टिविटी तो कम हो गई ना, 14 DPS थी तो 7 DPS रह गई अक्षिता। अच्छा, मतलब उसी मम्मी के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है ना हाँ दोनों? भाई, और क्या, जब मरा था वो राजा तब जो है उसके अंदर 14 DPS का रेट था, आज की डेट में वो 7 DPS का रेट है। ठीक है। कार्बन के अमाउंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये अपॉन A-X के डाटा पे। मैंने तुमको जो डाटा दिया वो R0/RT का दिया। हाँ जी। हमारे सबके अंदर C14 है थोड़ा सा, और वो करते रहते रेडिएशन। हाँ बिल्कुल कर रहा है, वो लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट बना हुआ है। जब तक हम खाना पीना खा रहे हैं, बाकी सारी चीजें इनहेल कर रहे हैं, तब तक तो वो कांस्टेंट बना रहेगा। जिस दिन हम मर जाएंगे या पेड़ को काट दिया जाएगा या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होगा, उसी इंक्रीज होने लगेगा। रेशियो को देख करके हम कार्बन डेटिंग कहते हैं, इसी को एज निकालते हैं। एज ऑफ फॉसिल्स भी इसी से पता लगाते हैं। ओके सर। और भी कोई एलिमेंट होता है बॉडी का जो करता है रेडिएशन कार्बन के अलावा? रॉक में है, रॉक डेटिंग कहते हैं उसको। फॉसिल्स किस में मिले? रॉक के अंदर मिले अगर तो देखो, फॉसिल्स तो दो तरह के हैं। एक हड्डी कंकाल मिल गया हमको कहीं, उसका मम्मी मिल गई तो फिर हम उसको बता देंगे। हमको सिर्फ इमेज मिली रॉक के अंदर तो फिर बता ही नहीं सकते, रॉक डेटिंग कर देंगे। हाँ ओके सर। उसकी रॉक्स उम्र की निकाल एज कैसे बताओगे? उसमें कोई और एलिमेंट होगा
यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू लेड। रॉक्स के अंदर यूरेनियम भी होता है? हाँ, यूरेनियम तो नेचुरली हर जगह है। हर जगह? तो जब वो रॉक बनी थी तब यूरेनियम का एक स्पेसिफिक अमाउंट था। यस सर। अब वो लेड में कन्वर्ट हो गया, तो लेड भी पहले था बट लेड का अमाउंट धीमे धीमे बढ़ गया, यूरेनियम घट गया। वो रेशियो देख के बता दूंगा कब कितने पुराने समय ये रॉक बनी थी। ओके सर। वो रॉक डेटिंग में चला जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं जो रेडिएशन पे, वो क्या करते कैसे हैं फिर इफेक्ट ये? क्या, जब उनकी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से ज्यादा होती है तो वो हमारी लिविंग सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। ओके सर। इवन वो डीएनए तक का चेंज कर देंगे। ओके सर। कैंसर कैसे डायग्नोज करोगे? डायग्नोज कोबाल्ट 60। ग्वाटर कैसे पता लगाओगे? आयोडीन प्लांट्स में फास्फोरस। तो ये सब ट्रेसर टेक्निक्स कहलाती हैं, तो ट्रेस आउट। सर कैंसर के नीचे क्या लिखा है? ग्वाटर। ओके सर। सर प्लांट्स में क्या बोला था आपने? फास्फोरस, फास्फेट डालोगे ना प्लांट्स में गोइटर। महक, ग्वाटर क्या होता है? सो लाइक जो बायो तो प्लांट में ग्वाटर होता है? नहीं होता। फिर तो वही पूछ रही थी ना कि सर फास्फोरस किसको डायग्नोज करने के लिए? प्लांट में क्या देते हो? सर मैं समझ नहीं पा रही। प्लांट्स में क्या डालते हैं? एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फास्फोरस क्या करेगा? फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है सर। फर्टिलाइजर का कितना अमाउंट कितने एरिया में डालना है ये पता लगाने के लिए फास्फोरस यूज होगा ना प्लांट्स में। ठीक है सर। तो आप तो कह रहे हो प्लांट्स में ग्वाटर। नहीं सर, मैं कंफर्म कर रही थी। बेटा ऐसा कंफर्मेशन कैसे करोगे तुम अब, हैं? है ना? हाँ जी सर। जो होते हैं ये आइसोटोप वगैरह होती है वो है अनस्टेबल, तो ये बनते कैसे हैं नेचुरली? क्योंकि नेचर में जो है उनकी अपनी, वही मैंने कहा ना, अब आपको रेडियो एक्टिविटी की रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। 4n+1, 4n+2, 4n+3 कन्वर्जन, 1 into another को एल्केमी कहते हैं। आयरन क्यूरी ने आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जनरेट की, तो हम एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस वाली जगह तरफ जा रहे हैं आप। ठीक है सर। यस सर। चलो वापस आ जाओ भाई। ओके सर। हाँ हाँ ये तो न्यूमेरिकल बताने वाले ने पता किया, क्या पता उसको पता लगाया गया उस समय भी जो है हम
पोस्टमार्टम करते रहे हूं। हाँ, चलें आगे। यस सर। आर्हीनियस इक्वेशन कोलिजन थ्योरी। रिएक्शन होती कैसे है? पुराने बॉन्ड टूटे और नए बने। कह रहे हैं कोलिजन होगा A2 और B2 के बीच में। देखो, अगर A2 और B2 का कोलिजन इस पैटर्न पे हो जाए तो A भी बन जाएगा। ये बेस्ट इंपैक्ट। हो गया? यस सर। अगर वो बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहा है तो ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस बॉन्ड कैसे हुई? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ टूटा कैसे? एनर्जी प्रोवाइड करके। हमने तो एनर्जी हमने नहीं। उसको एनर्जी प्रोवाइड। अच्छा, हम डायरेक्ट जाकर के मॉलिक्यूल अडेसिव फोर्सेस। हम डायरेक्ट जाकर के मॉलिक्यूल को एनर्जी तो दे नहीं सकते। उसके एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे कोहेसिव से। एक्चुअल में वहां कोलिजन हो रहा है। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी जाकर के दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट कर रहा है। ये बात समझ में आती? यस सर। मतलब कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स द बॉन्ड। जो सर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं होती है क्योंकि कोलिजन जो टूटते रहते होंगे वो। हाँ, आ रहा हूं धीमे धीमे। देखो, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल ब्रेक्स द बॉन्ड। क्या वो कोलिजन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ हुआ? जरूरी तो नहीं है। जरूरी नहीं है। ये बात टेम्परेचर डिसाइड करती है। मतलब हमारे हीट देने से क्या होता है, बॉन्ड नहीं टूटता डायरेक्ट, कोई हीट करने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है गैस मॉलिक्यूल की।
या जो भी मॉलिक्यूल था, और वो एक प्रॉपर स्पीड और ओरिएंटेशन के साथ जाकर के दूसरे से टकराएगा। ठीक है, यस सर। कितनी वेलोसिटी से टकराए कि वो बॉन्ड टूट जाए, वो थ्रेशोल्ड स्पीड चाहिए मुझे। यस सर, उसके लिए चाहिए होगा टेम्परेचर। तो ये वाला ग्राफ तो हमने पढ़ा था, ये किसका है? मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जी। आ गया समझ में? तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तो बताओ मुझे, कहते हैं सर मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए थी हमें। तो आपके टेम्परेचर इन मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ गए जो इफेक्टिव कोलिजन्स दे सकते थे। मतलब इनसे पहले वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कोलिजन्स कैसे हैं? इनइफेक्टिव कोलिजन है, वो कोलाइड तो कर रहा है लेकिन बॉन्ड नहीं टूट रहा। यस सर। जिसका थोड़ी बहुत जाएगी काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ पर जाएगी फिर? वो उनके अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हो सकता है वो और तेजी से रोटेट करते हुए या वाइब्रेट करते हुए या जो है ट्रांसलेटरी मोशन में निकल गया वहां से। ओके सर। जो हमारा जो होता है रूम टेम्परेचर, इस पे तो नहीं होते होंगे ना फिर ये ब्रेक डाउन? नहीं होते होंगे, इसमें भी कुछ गैसेस आपस में रिएक्ट तो कर ही रही। ओके सर। ये यस सर। तो शेडेड एरिया क्या दिखा रहा है? में वो मॉलिक्यूल्स जो ऐसा कर सकते हैं ज्यादा हैं। तो आप अब लिख सकते हैं कि कोलिजन्स आर ऑफ टू टाइप्स, या पहला पॉइंट हुआ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। किस पे डिपेंडेंट होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो तो कांस्टेंट कर रखा है तुमने चैम्बर में, उनको कहां वेरी करा रहे? टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर on increasing temperature. Increases नंबर ऑफ कॉलिजन्स। थोड़ा और अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, एम में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम बढ़ गए होंगे, है ना? हाँ जी सर। चलें आगे। यस सर। रिप्रेजेंटेड बाय Z।
तो क्या सारे कोलिजन्स आपके इफेक्टिव थे? नो सर। तो ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस। तो दूसरा पॉइंट आया कि भाई इफेक्टिव कोलिजन क्या थे। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन टोटल कोलिजन का एक फ्रैक्शन होगा। हाँ जी। यस सर। F is equals to exponential to the power minus EA by RT. Collision are effective which can break the bond of substrate to form product. It means molecules are of two types. कौन कौन से? ब्रेक हो जाते होंगे इजीली और जो नहीं होते होंगे। एक को कह दिया एक्टिव, एक को कह दिया पैसिव। यस सर। और पैसिव को एक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर। अगर कहीं टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो एक्टिव वाला भी पैसिव बन जाएगा। यस। Molecules are of two types, active and passive. पैसिव। तो क्या सारे एक्टिव मॉलिक्यूल जो हैं उनके कोलिजन तो इफेक्टिव है? क्या उन सब ने प्रोडक्ट बना दिया? ओरिएंटेशन ठीक नहीं था इसलिए प्रोडक्ट नहीं बने। यस सर, रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर भी डिपेंडेंट होगा, ये नोट हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। सभी का? ठीक है, तो अब आपको आपके पास ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी तो ग्राफ था। यस सर। कि साहब तेजी से जाकर के उस मॉलिक्यूल का कोलिजन कराओ कि उन न्यूक्लियस के बीच की अपनी वाइब्रेशंस का डिस्टेंस इतना मेंटेन हो जाए। ठीक है, यस सर। या तो आप कम कर दो और या तो इतना बढ़ा दो, तो तभी बन पाएगा मॉलिक्यूल। तो क्या मॉलिक्यूल तो तभी बनेगा ना, नहीं फिर तो बनता ही नहीं। तो बॉन्ड तो तभी टूटेगा ना जब या तो वो इस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाए या ये इस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाए। यस सर, तभी टूटेगा।
यस सर। ठीक। अगर थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अचीव करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इसी ग्राफ को अगर मैं यहां प्लॉट कर दूं तो ये क्या दिखता था कि साहब ये ट्रांजिशन स्टेट तक जाने की एनर्जी चाहिए। यस सर। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई। तो ये जो आप स्टेट एनर्जी देते थे एक्टिवेशन एनर्जी, ये यही एनर्जी थी जो इसको या तो इस एनर्जी लेवल तक पहुंचाने के लिए डिजायर थी। अगर आप इन किसी एनर्जी लेवल तक उसको पहुंचा बॉन्ड नहीं टूटेगा। इट मींस ये जो आपके पास एनर्जी स्टेट्स हैं, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के वाइब्रेशनल एनर्जी तक पहुंचाने पे आपको कभी भी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड नहीं मिलेगी। आप जब इस स्टेट टॉप स्टेट तक पहुंचोगे तो बॉन्ड टूटेगा और फिर जाकर के आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब ये टॉप लेवल वाले पे ही एक्टिव मॉलिक्यूल, नीचे के सारे स्टेट में वो पैसिव। इसमें कोई डाउट? नो सर। नोट कर लिया? ऊपर ए क्या था? एक्टिव? हाँ जी। नहीं, वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल ए। अच्छा, आएगा आएगा, रुक जाओ। ये है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सर हाँ हाँ बिल्कुल। मोबाइल नंबर पर 970 लिख दो सीधा। हो गया जी, मेल पे और देखता हूँ। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर ओरिएंटेशन फैक्टर। सर मेल पे कोई नहीं आया अभी। सर एक ग्राफ नहीं हुआ है। कौन सा? जी जी। ये वाला एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अच्छा, सिंगल डॉट नहीं। ये डेल्टा एच हुआ करता था अपना। जी जी यही है। मैंने ओपन कर रखा है इनबॉक्स में। यस सर। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ और रिएक्टेंट, तो नहीं लगता कहीं? और ये क्या हो गया? टाइम तो नहीं लगता है? एनर्जी फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मोबाइल पे तो आ गया, जो बोल दिया मैंने आपको तुरंत ही। इसकी कर दी। हो गया? यस। मैसेज आया है। चलो भाई, ओके। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंप्लीट करते हैं, है ना?